राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई नीति होनी चाहिए, और जो है वो ये है कि भारत को किसी भी कीमत पर आगे ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है। और यही वजह है कि चंद्रयान तृतीय जब सक्सेसफुली लैंड करता है चंद्रमा की सतह पर, उस शिव शक्ति पॉइंट पर, तो फिर दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उस उम्मीद भरी निगाह से देखती है और पूछती है व्हाट नेक्स्ट। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान कर दिया था, और आज एक अच्छी खबर आई है, इसरो ने यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल से यह ऐलान कर दिया है कि सूरज हमारा अगला मिशन है, और सूरज के लिए उस मिशन की लॉन्चिंग की तारीख भी आ चुकी है। 2 सितंबर को 11:50 पर श्री हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस मिशन की लॉन्चिंग होने वाली है। हम भी कर रहे हैं पूरी उम्मीद के साथ इंतजार। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? सवाल अटपटा लगेगा क्योंकि जवाब सभी जानते हैं। 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि हर दिन के हिसाब से इसरो का एक सफल अभियान होगा, ताकि हमारे लिए भी ज्यादा दिक्कत ना हो। सोमवार को हम चंद्रयान की सफलता पर बात करें, मंगलवार को मंगलयान की सफलता पर बात करें, बुधवार को बुध ग्रह मिशन पर बात करें, मतलब हर दिन के हिसाब से एक सफल अभियान। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. सैल्यूट करना चाहता। और ये बातें बस कहने के लिए नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही हमारे वैज्ञानिक जिस तरह से अगले मिशन पर लग गए हैं, ऐसा लग रहा है मानो सफलता का जश्न मनाने में हमारे वैज्ञानिक अब वक्त नहीं गंवाने वाले। अभी अंतरिक्ष की कई गुत्थियों को सुलझाना उनका असल मकसद है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के अगले लक्ष्य का ऐलान चंद्रयान 3 की सफलता के तुरंत बाद कर दिया। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान और उसके वैज्ञानिकों की क्षमता को पहचानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान अब सूर्य नमस्कार करने को तैयार है। पीएम मोदी के आह्वान पर इसरो ने भी कमर कस ली है। इसरो अब इंडियन सुपीरियरिटी का पर्याय बन रहा है। इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च कर रहा है। आदित्य L1 नाम का सैटेलाइट सूरज के अध्ययन के लिए लॉन्चिंग को तैयार है। आदित्य L1 एक पेलोड है। इसे सूरज की जानकारी इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग श्री हरिकोटा से दोपहर 11 बजे के करीब होगी। आदित्य L1 का मतलब है आदित्य यानी सूरज, L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट 1 उसी जगह को कहते हैं जहां अगर आप खड़े रहो तो आपके और सूरज के बीच कुछ नहीं आएगा। इसलिए सूरज के अध्ययन के लिए इस जगह को सबसे अच्छा माना जाता है। इटली के गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर ही इस जगह का नाम लैग्रेंज पॉइंट 1 रखा गया। ये जगह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो करना ये है कि इसरो आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये आदित्य 4 महीने का सफर तय करेगा। इस दौरान आदित्य का रास्ता क्या होगा ये आपको दिखाते हैं। जब आप किसी दोस्त के घर जाते हैं तो एक तय रास्ता होता है ना, इस गली से होकर अपने दोस्त के यहाँ जाना है, तो आदित्य के लिए भी रास्ता तय है। इसे वैज्ञानिक लोग ट्रैजेक्टरी कहते हैं, ये उनकी भाषा है। आप ये समझिए कि आदित्य का 15 लाख किलोमीटर का रास्ता क्या होगा। आदित्य पहले धरती के 4 चक्कर लगाएगा, उसके बाद सीधा एक छलांग लगाएगा और पहुंच जाएगा L1 के पास। फिर वहाँ एक चक्कर लगाएगा और फिर पहुंचेगा L1 पॉइंट पर। It's very important because sun plays an important role in the future of the Earth. I think Earth is all because of sun. But activities on sun is well studied today, and the solar eruptions, the solar activity do affect the outer planet atmosphere.
And this has an impact on various activities or various magnetic and other related activities, electrical activities on the surface. So, this requires a satellite to be placed at an unobstructed location, which is a very good place L1, the Lagrangian point L1, which is between Earth and Moon. Earth and Sun is found to be an excellent location. अब आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि भारत सूरज के लिए मिशन कैसे लॉन्च कर रहा है, लेकिन सवाल तो ये भी कि सूरज इतना गर्म है तो ये सैटेलाइट जल तो नहीं जाएगी सूरज के पास पहुंचकर। और दूसरा सवाल ये कि इतना खर्च करके आदित्य L1 को भेजा जा रहा है तो उससे आपको फायदा क्या होगा? भाई सवाल तो जायज है, जवाब भी जान लीजिए। पहली बात, आदित्य L1 में उन धातुओं को लगाया गया है जो 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जो तापमान होगा उसे हमारा आदित्य झेल लेगा। रही बात इस अभियान की, हमारा क्या फायदा? तो सूरज के बाहरी लेयर के कुछ चीजें जिसे वैज्ञानिक प्रोटॉन्स कहते हैं वो वक्त वक्त पर धरती की तरफ आती है, जिसे हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड यानी जहां तक धरती का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसको दिक्कत पहुंचाती है। उसका अध्ययन आदित्य की सहायता से इसरो के वैज्ञानिक कर लेंगे, जिससे धरती पर सूरज के कारण जो समस्या होती है उसका अंदाजा पहले ही लगा लिया जाएगा और उससे बचने की कोशिश पहले ही शुरू की जाएगी। यानी आदित्य मिशन हमारे लिए वो रक्षक की भूमिका निभाएगा जो पहले ही बता सकेगा कि धरती पर सूरज के कारण क्या विपदा आने वाली है और उससे भारत पर क्या असर होने वाला है। विज्ञान पर जो भी देश पैसे खर्च करते हैं उसका फायदा भी वो देश दोगुना ही उठाते हैं। जैसे भारत ने सैटेलाइट लॉन्च करने में महारत हासिल कर ली है, अब इसके फायदे देखिए। 1999 से अब तक भारत ने सिर्फ विदेश के सैटेलाइट लॉन्च से 2400 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके लिए भारत ने 19 देशों के 425 सैटेलाइट लॉन्च किए। ये तो अभी शुरुआत है। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को विज्ञान, खासकर अंतरिक्ष के अध्ययन के केंद्र के तौर पर स्थापित कर दिया है। अब दुनिया के कई देशों के लिए भारत ही उम्मीद का केंद्र बन गया है और इसकी एक बड़ी वजह है भारतीय ढील का सस्ता होना। जैसे मान लीजिए सिंगापुर को 5 किलोग्राम का एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, अगर वो अमेरिका से ये सैटेलाइट लॉन्च करवाता है तो उसे 1,65,00,000 रुपए देने होंगे, लेकिन अगर वो भारत से सैटेलाइट लॉन्च करवाता है तो उसे लगभग 62 लाख रुपए देने होंगे। यानी अमेरिका से सैटेलाइट लॉन्च में करीब 1 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। यही वो वजह है जिसके कारण भारत अब सैटेलाइट लॉन्च के व्यापार में दुनिया को पीछे छोड़ने वाला है। लेकिन भारत में हर उपलब्धि के बाद सियासत का दौर भी शुरू हो जाता है और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भी ये सियासत है कि थमती नजर नहीं आ रही। पहले इसरो की सफलता के लिए क्रेडिट की होड़ शुरू हुई और फिर चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट के नाम को लेकर भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। पीएम मोदी के इस बयान पर सियासत शुरू हुई। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के सारे पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं और हमारे साइंटिस्ट का नाम तक उन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसरो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। लेकिन क्या पीएम को यह हक है कि इसरो के लैंडिंग पॉइंट का नाम वो रख पाए? इसे लेकर खुद इसरो प्रमुख ने स्टैंड साफ कर दिया। I look at it, the explanation that Honorable Prime Minister gave on Shiva Shakti. He represented it as a combination of man and woman, the contribution of women folks in ISRO, and the need to create that type of synergy in the organization. So he narrated the meaning of it in a manner that suits all of us. I think there is nothing wrong with that. नाम पर जारी सियासत के बीच इसरो प्रमुख एस सोमनाथ लगातार कई मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। एक वैज्ञानिक की धर्म के प्रति इतनी आस्था को लेकर लोग हैरान हैं, लेकिन इसरो प्रमुख ने बताया कि धर्म और काम के बीच वो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। See, I am an explorer. I explore moon. I explore the inner space. So it's a part of the journey of my life to explore both science and spirituality. So I come to many temples. I read many scriptures. So try to find the meaning of what our existence and our journey in this cosmos. So it's a part of the culture that we are all built to explore, find out inner self as well as outer self. So for the outer I do science, for the inner I come to temples. यानी धर्म और कर्म के बीच इसरो प्रमुख ने ऐसा सामंजस्य बिठाया है कि भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों से पूरी दुनिया खुश है।
क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत की सफलता उन देशों के लिए एक नया रास्ता खोल रहा है जहां भारत का इसरो कम खर्च में इन देशों के अंतरिक्ष में पहुंचने की तमन्ना को पूरा करता है। अब सोचिए 1984 में भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, तब रूस के अंतरिक्ष अभियान का वो हिस्सा थे। आज भारत गगनयान की तैयारी कर रहा है, यानी अगर गगनयान सफल रहा, जिसकी उम्मीद इसरो की क्षमता को देखते हुए बहुत ज्यादा है, तो भारत दूसरे देशों के लोगों को भी अंतरिक्ष में भेजने लगेगा।